शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पंचायती राज की पंचायती राज की व्यवस्था क्या है, पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही और पंचायत के संवैधानिक प्रयास क्या हैं। आज हम इन सब बारे में देखते हैं कि ये है क्या। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचायती राज है क्या। तो पंचायती राज क्या है? स्थानीय स्वशासन है जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन या जो भी उनके समस्याएं होती हैं उन सबको सुलझाना, जो भी वहाँ पे न्याय व्यवस्था है वो सबको सुचारू रूप से जारी रखना, यही एक आपका स्थानीय स्वशासन है। कहने का सिर्फ इतना सा है कि जो आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि भाई जो गांव के जो है लोकतंत्र को मजबूत करना, लोगों के पास निर्णय लेने की जो है ताकत उनको देना और उनको जो मजबूत करना, यही सिर्फ और सिर्फ आपका स्थानीय स्वशासन है। स्वशासन आप देख रहे हैं, स्व मतलब अपना खुद का, तो स्थानीय मतलब स्थानीय वहाँ का, तो स्थानीय लोगों का अपना शासन। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो है पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि जब अपन नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो है पंचायत की जो व्यवस्था, क्या ये जो है प्राचीन काल में भी थी, क्या ये आपका मध्यकाल में भी था, क्या आधुनिक में था, कि या फिर ये जो है भारत की आज़ादी के बाद ही दिखता है। चलिए हम इनको देखते हैं। तो पहले क्या था? पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जब हम ऋग्वैदिक काल को देखते हैं, ऋग्वैदिक एरा को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे दो बात आती हैं नज़र में। पहला तो ये कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं सभा और समिति। तो सभा क्या होता है? सभा जो आपके वरिष्ठ जन होते हैं, जो आपके उच्च वर्ग के लोगों की एक सभा होती है। समिति क्या होता है? जो वहाँ के बचे हुए जो आम नागरिक हैं उन लोगों को हम समिति कहते हैं। और इन्हीं के ही द्वारा आपका राजा की नियुक्ति होती थी। तो हम मान रहे हैं कि उस समय राजा की नियुक्ति होती थी, अब यहाँ पर वहीं आपका ग्राम का प्रमुख आपका सरपंच होता है। ठीक, हम इससे उसको रिलेट कर लिए। अगला क्या था? गुप्त काल। जब हम गुप्त काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रामों का प्रमुख को ग्रामपति कहते हैं। फिर आता है और सबसे स्पष्ट रूप से जहाँ पर हमको नजर आता है वो था आपका चोल वंश। चोल वंश के एक जो है शासक हुए जिनका नाम था परातंक प्रथम। तो परातंक प्रथम का पहला एक अभिलेख जो आता है वो था उत्तरमेरुर अभिलेख, और उत्तरमेरुर अभिलेख में स्पष्ट रूप से ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख किया गया है। तो जब ग्रामीण स्वशासन पढ़ते तो वहाँ पर ऊर सभा के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, ये था आपका प्राचीन काल। अब हम देखते हैं मध्यकाल में क्या था। तो मध्यकाल में क्या किया गया था कि जो राज्य थे, राज्यों को अलग अलग जो प्रांतों में बांट दिया गया, और उन्हीं को विलायत कहा गया। और फिर जो है जो भी विलायत बने, अब विलायत के बाद फिर इन्हीं के जो प्रशासन को करने के लिए वहाँ पे मुकद्दम होते हैं अधिकारी, उनको अपॉइंट किया गया। और जो विवादों का हमारा जो समाधान करेंगे, जो भी मान लो कि पंचों के बीच जो भी विवाद हो जाएगा या जो है ग्राम के कभी विवाद होता है तो उसका जो है निर्णय समाधान करने का अधिकारी होगा चौधरी। ये थे। और जब हम मध्यकाल पढ़ते हैं तो हम छत्तीसगढ़ का मध्यकाल पढ़ते हैं तो उसमें एक वंश का नाम पढ़ते हैं जिनका नाम आता है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश में भी आप लोग उसमें जब पढ़ते होंगे सामाजिक व्यवस्था में, तब आप लोग को पढ़ते होंगे पंचकुल सस्ता, जिसमें महत्तर करके आप पढ़ते हैं, जिसमें 5-10 सदस्य होते हैं, महत्तम इनके प्रमुख होते हैं। इनका भी काम क्या है? ग्रामीण जो है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से उनको जारी रखना। और सबसे स्पष्ट रूप से जो हमें दिखता है वो था ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में आप लोग पढ़ते हैं 1882 में। 1882 में एक होते हैं गवर्नर जनरल, वो होते हैं आपके लॉर्ड रिपन, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट रूप से लागू किया था, और इसी के कारण इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला आते हैं आधुनिक। तो आधुनिक में सबसे पहले हम देखते हैं गांधी को। गांधी का मानना था कि भारत तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक उसके गांव की प्रगति नहीं होगी।
तो क्योंकि जो गांधी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है, तो इसी कारण गांधी ने जो है ग्राम स्वराज्य का विचार दिया। और गांधी ने अपनी जो पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ में भी ग्रामीण स्वशासन किया, ग्राम जो है स्वराज की बात किया। और उसके बाद से हम जो देखते हैं, हम आपके संवैधानिक प्रयास क्या क्या थे, तो संवैधानिक प्रयास जो हम देखते हैं तो यही था, गांधी के ही जो प्रयासों से एक आया था आपका भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निरसक तत्व। उसमें आपका आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख किया गया। 64वां संविधान संशोधन पहली बार राजीव गांधी की सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, किंतु वहां पर राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। इस कारण यह संविधान संशोधन फेल हो गया, पारित नहीं हो पाया। लेकिन स्पष्ट रूप से जहां पर सबसे पहले संवैधानिक इसका दर्जा दिया गया वो थे आपके 73वां संविधान संशोधन। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा थे और इस समय जो है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। और पंचायतों का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है। 11वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें 29 जो है विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक का इसमें प्राप्त किया। कहने का अर्थ ये कि अब हमारी जो पंचायती व्यवस्था है वो एक क्या है, वो एक आपकी संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, अगला देखते हैं कि पंचायत विषय कैसा है। तो ये पंचायत आप लोग जब पढ़ते हैं, संघ विषय पढ़ते हैं, समवर्ती सूची पढ़ते हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो ये होता है आपका राज्य सूची। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप बता तो रहे हैं कि भाई 73वां संविधान संशोधन, लेकिन ये संविधान संशोधन बनेगा तो संसद में, और आप बताते हैं यहाँ पे राज्य सूची। तो वहाँ पर यह था कि आपको मैंने शुरू में कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का अर्थ ये होता है कि अब जो है सत्ता का संचालन जो निचले हैं, जो वहाँ पे ग्रामीण स्तर पर हैं, उनको जो है उनको प्रदान करना। और इसी कारण इसमें यह बात कहा गया कि भाई संसद तो कानून बना देगी, लेकिन उस कानून को राज्य अपने अनुसार या अपने अनुरूप उसको लागू करे। इसलिए आप देखते हैं कि इसकी जो समय समय पर छत्तीसगढ़ में भी आपका जैसे 2019 में संशोधन हुआ, पहले भी संशोधन हुए। तो भाई ये संशोधन हो क्यों रहे हैं, तो क्योंकि इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें राज्य सूची का विषय कहा गया है। अगर ये संघ सूची का विषय होता तो क्या जो होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण ये राज्य सूची का विषय था, इनको जो है ये इसमें इनका प्रावधान किया गया है। तो साथियों आज तक के लिए बस इतना ही था। इसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, जो हमने आर्टिकल्स यहाँ देख रहे हैं 243 से 243 ओ तक। इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे कि उन आर्टिकल्स की उस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बात बताई गई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।